इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया, जो यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसाई की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने का काम शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद ही शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उस समय यह भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थीं, जैसे तीरों, टोड़ों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी। इसीलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी, किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाने के लिए ढोलदार चापों, मेहराबों की जरूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चापबद्ध के माध्यम से बनाया जाता था। लटकती हुई बगली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज्यादा हो गई। इन देशांतरणों और विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्री, संस्कृति और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा परखा, कुछ को स्वीकार, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक, इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है। हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वव्याप्त है, जबकि मुस्लिम धर्मानुयायी यह सोचते कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अनेक पैगंबर हैं। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं। मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृति बनाना मना है, इसीलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर या अरबस्क यानी बेल बूटे का काम, ज्यामिति प्रतिरूपों के सुलेखों की कलाओं का विकास किया। ये चित्र में कुतुब मीनार दिल्ली का दिखाया गया है। संरचनाओं के रूपकार। अब इस दुनिया की जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकलाएं विद्यमान थी। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे। रोजामर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जमा मस्जिद, मकबरे, दरगाह, मीनार, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय और कारवांसराय, कोस मीनारें आदि। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उतरते क्रम में देखे तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियां ग्रामीण संभ्रांत वर्ग और किसी पद के अनुयायी गण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा आलंकारिक शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके अलावा सामग्री की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षकों के सौंदर्यानुभूति ने भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य देशों
की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों ने धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरे के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारता पूर्वक अपनाया। शैलियों के प्रकार इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली, दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली, मांडू गुजरात, बंगला और जौनपुर, मुगल शैली, दिल्ली आगरा और लाहौर, और दक्कनी शैली, बीजापुर, गोलकोंडा। ये श्रेणियां वास्तुकला कार्यों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, इसीलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचे में बांधकर नहीं रखा जा सका। जटिल जाली का काम ओ आमेर किला जयपुर का दृश्य दिखाई गई है। ये जयपुर किला का दृश्य है। उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव, प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षक ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण, मेहराबों में सरदल, लिंटल, घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्ण और उत्कीर्णित फलक, जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। इसके विपरीत सरखेजे के शेख अहमद कट्टू की 15वीं शताब्दी में सफेद संगमरमर से बनी दरगाहों के रूप में साज सज्जा में मुगल मकबरों को बहुत प्रभावित किया। अन्य सज्जात्मक रूप, इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गच्छकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को सौदा छोड़ दिया जाता था या उनमें रंग भरे जाते थे। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। इन नमूनों में तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर खास तौर पर ईरान में लगते थे। चांपों, मेहराबों के भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूने को काम में लिया जाता था। इनकी डिजाइनें कपड़े और गलीचों पर भी पाई जाती थी। 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में दीवारों और गुंबदों की सतह पर टाइलें भी लगाई जाती थी। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला थे। उसके बाद सतही सजावटों के लिए खास तौर पर दीवार के हाशियों के लिए चारखाना या चौपड़ा पच्चीकारी की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी कभी भीतरी दीवार और चंदों पर लाजवर्द मणि, लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबूटे के काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभरदार उत्कीर्ण शामिल थे। जालियों का प्रयोग भी बहुत यात्रा में होता था। उच्च उभरदार उत्कीर्ण त्रिआयामी जैसे दिखाई देता था। चांपों में मेहराबों सदी और सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। 16वीं शताब्दी और उसके आगे चांपें पुलिया या बहुत से बेल बूटों वाली बनाई जाने वाली चांपों के स्कंद गोल आभूषण या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबद क्षेत्रीय और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती है। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। दीवारों पर डैडो पैनल आगरा का दृश्य में लगी है। पिएत्रा द यूरा का काम आगरा में किया गया है। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोड़ी, कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। उस समय के सभी भवनों की दीवारों मोटी मोटी होती थी। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के
चौके जड़े जाते थे। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्यों में ईंटों का प्रयोग भी होने लगा। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। किला दुर्ग ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अभेद किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उससे छीन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं। उन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। दुर्ग के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता है। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऊंचाई सामरिक महत्व रखती थी। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी, और सबसे बड़ी बात तो यह कि इनसे आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई दौलताबाद के किले का हवाई दृश्य दिखाई गई है। ये दृश्य जो ऊपर से खींचा गया है हवाई जहाज से, ये चित्र दिखाई गई है। ग्वालियर का किला दृश्य में प्रकट किया गया है। फायदे थे जिनमें से यह था कि किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसा कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतरी किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे उसके प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती से बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिनमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया को पार करना पड़ता था, और इस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिक को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था। ग्वालियर का किला इसीलिए अजेय माना जाता है क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी, पर वह भी ग्वालियर के किले को देखकर भयभीत हो गया था। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें से कुछ विजय एवं वीरता के स्मारक स्तंभ एवं शिखर हैं। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ उनके वीर गाथाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे कई स्थल हैं जो यहाँ के नर नारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। इस सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभाव को बड़ा उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है। ये ग्वालियर का किला दृश्य में ये मीनारें चांद मीनार दौलताबाद का दृश्य दिखाई गई है। स्तंभ या गुंबद
का एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती हैं। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थी दिल्ली के कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांदी मीनार। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए आजान लगाना था। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक थी जो उसके विरोधियों के मन में भय पैदा करती रहती थी, चाहे वे विरोधी शरणार्थी हो या अन्य किसी धर्म के अनुयायी हों। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। 13वीं शताब्दी में बनाई गई यह मीनार 234 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की और क्रमशः पतली या सकरी होती चली जाती हैं। यह बहुभुजीय और वृत्ताकार रूपों में का मिश्रण है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए हैं और इसमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। अब यह आंडू रंग से पुती हुई है। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों से बनी द्विरेखीय सज्जा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान की आयतों के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकला विदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। मकबरे, शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्र पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ऐसे मकबरों के कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं। दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, इमादुल्ला का मकबरा, आगरा में ये दृश्य दिखाई गई है। हुमायूं अब्दुल रहीम खान खाना और आगरा स्थित अकबर व इमादुल्ला के मकबरा यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को कयामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेज दिया जाएगा। जहां हर तरह के ऐशो आराम होगी। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्व के बीच में, जैसे बाग बगीचे के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाए जाने लगा, जैसे कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं, जहां ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। यह तो निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और सुखी पाने भर के लिए नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए उनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति की शान व शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। सराय मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र तत्र बनाई जाती थी। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठे होते या ठहरते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान होता था। लोगों के लिए इमारतें
मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राज्य रजवाड़े या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियाँ तकनीकी और सजावटों का मेल पाया जाता है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वारा भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल हैं। ये चित्र में दिखाई गई हैं। ये चित्र में पुनः दिखाई गई है। ये मकबरे हो होसंग होसंग शाह का मकबरा, हिंड हिंडोला का मकबरा दृश्य में दिखाई गई है। ये आपका मध्य प्रदेश, मांडू नगर मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। मांडू की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। इसकी उसकी इस समीर की विशेषताओं को देखकर परमार राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास बनाया। होसांग शाह द्वारा 1401 से 1561 ईस्वी में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफी मशहूरी पाई। उसके बाद मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा। मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे। उस समय मांडू सरकारी, रिहायशी एवं आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। अपने आकार, विशालता और स्मारकीयता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए इन भवनों में गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और संगमरमर का सुलभता का लाभ उठाया गया था। मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला के अनुकूल का एक उत्तम उदाहरण था। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें, शाही महलों और नौकरों चाकरों के लिए बनाई गई रिहायशी इमारतें, सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यकाल और रिहायशी भवन 2 कृत्रिम झीलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बड़े बड़े असमानुपातिक पुष्टों पर टिकी हुई हैं। यह सुल्तान की दीवाने आम था, जहां आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करता था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर ढाल का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जहाज महल एक शानदार 2 मंजिल इमारत है, जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है। यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है और इसकी छत, बरामदे, बरजे और मंडप मानो पानी पर लटके हुए हैं। इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वह ऐशो आराम व मन बहलाव के लिए इसे अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। इसमें नहर व नालियां हैं और छत पर तरण ताल बना हुआ है। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिणी प्राचीर का बना हुआ है, जहां से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बाज बहादुर के राजमहल में विस्तृत आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष और छज्जे बने हुए हैं। ये दृश्य में होशंग शाह का मकबरा और हिंडोला का महल दोनों दिखाई गई हैं। मदरसा, जिसे अशरफी महल कहा जाता है, इस समय एक खंडहर की हालत का सुनसाना पड़ा है। होशंग शाह का मकबरा एक शानदार इमारत है,
जिस इसमें सुंदर गुंबद, संगमरमर की जाली, काम की ढयोढियां, प्रांगण, मीनारे और बुर्ज देखने लायक हैं। इसे अफगान शैली के पौरुष मर्दानगी का उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसका जालीदार काम, उकेरे हुए तोड़ और तोरण निर्माण कार्य की कोमलता प्रकट करती है। मांडू का जमा मस्जिद जुम्मे शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होने वाले नमाजियों के लिए बनाई गई थी। इसके भीतर जाने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है, जिसकी चोटी पर एक सिमटा गुंबद है। दरवाजे से घुसने पर एक बड़ा खुला सहन आता है। इसके तीन तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष हैं, जिन पर छोटे गुंबद बने हुए हैं। इमारत का सामने का हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। कबीला लीवान में बना मिंबर उकेरे हुए टोड़ों पर टिका हुआ है और मेहराब कमलकली की पंखुड़ी जैसी है। यदि स्थानीय परंपराओं का साहसी उल्लेख करें तो यह कहा जा सकता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नजदीक है, तथापि मांडू की वास्तुकला की तथाकथित पौरुषपूर्ण और आडंबरहीन शैली, जिसमें फर्शी जालियां, उकेरे गए तोड़ और संरचनाओं का हल्कापन पाया जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला अनुभव की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये जहाज महल मांडू का दिखाया गया है, जो जहाज की तरह दिखाई देता है। मांडू की जमा मस्जिद का दृश्य दिखाया गया है। ये मांडू की जमा मस्जिद का दृश्य है। ताजमहल, ये ताजमहल का दृश्य दिखाई गई है। 1632 में इस स्मारक के निर्माण में लगभग 20 साल तक 20,000 कामगारों ने काम किया है।